चलो बाबू सुनो, एक मिनट देखो चैप्टर 2 में क्या पढ़ना है, सुनिए समझ लीजिए थोड़ा। चैप्टर 2 है राजा के बारे में पढ़ना है, किसान के बारे में पढ़ना है, नगर के बारे में, और आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक। इसमें सुनिए, थोड़ा सा सुन लीजिए इसमें, बाकी जो शेष बचेगा उसको अगले क्लास में। इसमें है क्या, देखिए 1830 में, अब देखिए खोज हुई कब हुई, किसने पढ़ा, अलग अलग इसका पॉइंट है। 1830 में याद रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई थी, उसी का एक अधिकारी था, नाम क्या था उसका, जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था उसका, हाँ जेम्स प्रिंसेप, याद रखना है। इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। कब, 1830 में। किसका अर्थ निकालता है, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का, जिसे आज की लिपि हिंदी भाषा जो हम लोग लिखते हैं, किस लिपि में है, देवनागरी लिपि में हम लोग है ना लिखते हैं, लेकिन उस समय जो है ब्राह्मणी लिपि थी और खरोष्टी लिपि थी। इसका अर्थ किसने निकाला था, तो जेम्स प्रिंसेप। ऑब्जेक्टिव है बस। इस लिपियों का उपयोग जो है सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। तो पूछ दे कि सबसे आरंभिक अभिलेख और सिक्कों में किस लिपि का प्रयोग हुआ था, तो ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, किस ग्रंथ के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक सबसे प्रसिद्ध शासक था, उसके जैसा फेमस कोई राजा नहीं हुआ। अभिलेखों पर पियदसी, उसको क्या लिखा गया, उसका नाम पियोदसी, पियदसी या फिर अशोक नाम दिया गया। ठीक है, अभिलेख पर क्या नाम मिलता है उसका, पियदसी, यानी कि जो देवताओं के, देवानाम पीढ़िये भी कहा गया है, यानी कि देवताओं के पीढ़िये। पियदसी यानी का जो देखने में सुंदर लगता हो। प्रारंभिक राज्य में उस समय पूरे भारत में, भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा था, उसमें टोटल 16 महाजनपद थे। ऑब्जेक्टिव है, पूछता है कि कितने महाजनपद थे, 16। इसका वर्णन मिलता है इसमें। ग्रंथ में बात करें तो बौद्ध ग्रंथ है क्या, अंगुत्तर निकाय, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंगुत्तर निकाय में या फिर 16 महाजनपद का उल्लेख किसमें मिलता है, बौद्ध साहित्य में। एक किताब का नाम क्या है, अंगुत्तर निकाय, और जैन साहित्य है भगवती सूत्र। ठीक है, ये जैन ग्रंथ हो गया क्या, भगवती सूत्र। ये दोनों में जो है 16 महाजनपद की, हाँ वर्णन मिलता है 16 महाजनपद के बारे में। महाजनपद का वीडियो जो है डीपली बनाए हैं, उसमें पढ़ लीजिएगा एक तरफ से। अभी थके हुए हैं, थोड़ा आवाज जो है इसी तरह से फंस फंस के आ रहा है। आगे देखिए, सबसे बड़ा महाजनपद उसमें कौन था, मगध था। ठीक है, सबसे बड़ा महाजनपद मगध था, और उसकी प्रारंभिक राजधानी पूछ दे कहाँ थी, राजगृह या फिर गृहब्रज। ठीक है, राजगृह या फिर गृहब्रज। और यही मगध की धरती पर, यानी कि बिहार की धरती पर एक वंश की स्थापना होती है सबसे प्रारंभ में। सबसे पहले नाम था उसका क्या, हर्यक वंश। उस वंश का नाम क्या था, हर्यक वंश। ठीक है, सबसे पहला वंश था। एक अकेला ये बिहारी जो है पूरे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सबको जीत के जो है एक करके रखा था। कौन, हर्यक वंशी नहीं, यानी कि मगध ही, याद रखेंगे मगध के राजा ही। तो सबसे पहले हर्यक वंश आता है। इसके संस्थापक थे बिंबिसार। कौन थे, हाँ बिंबिसार। पूछ दिया आपसे कि हु वाज द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश के संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था। इसके आगे देखिए, इसकी प्रारंभिक राजधानी पूछता है कहाँ थी, राजगृह, गृहब्रज या फिर राजगीर। अब जो इसका पुत्र था, नाम था उसका अजातशत्रु। किसका पुत्र था, बिंबिसार के बेटा हुआ अजातशत्रु, अपने बाप को मार करके राजा बना था। फिर अजातशत्रु को उसका बेटा उसको मार करके राजा बना था, यानी कि सब कोई जो है अपने अपने पिता को मार करके राजा बना था। इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अब सुनिए, जो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पोता था, नाम क्या था उसका, उदयन, जो पटना शहर बसाया था, और वो अपना राजधानी कहां लेके चला गया, पाटलिपुत्र लेके चला गया। तो पूछ दे कि पाटलिपुत्र राजधानी को कौन परिवर्तित किया, तो उदयन किया। ठीक है, कौन किया, उदयन किया। अब देखिए इसकी राजधानी कैसे बदलती है। फिर उसके बाद में हर्यक वंश के बाद में आता है शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के संस्थापक स्वयं शिशुनाग थे। ठीक है, इसको कभी पढ़ाएंगे डीपली। तो शिशुनाग वंश के समय वैशाली इसकी राजधानी बनाई जाती है। किसकी, मगध की, यानी कि मगध की राजधानी क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो वैशाली किसके समय गया, शिशुनाग के समय। आगे देखिए,
कालाशोक, जब उसके बाद जो है कालाशोक शासक बनता है तो कालाशोक राजधानी कहां लेके चला जाता है? पाटलिपुत्र में। यानी कि उदयन पाटलिपुत्र लेके गया था, फिर जो है जब शिशुनाग वंश की स्थापना होती है तो वहां से पाटलिपुत्र से राजधानी हटा करके कहां? वैशाली में लाया जाता है। ठीक है, जब कालाशोक शासक बनता है तो वैशाली से राजधानी को हटा करके पाटलिपुत्र लाता है। मौर्य के समय कौन? मौर्य वंश के संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य के समय राजधानी कहां पे थी? पाटलिपुत्र में थी। ठीक है, तो मौर्य वंश के बारे में भी पढ़ा चुके हैं, सब चीज के बारे में हम पढ़ा दिए हैं। आगे मौर्य वंश के बारे में जानकारी के स्रोत, ये 2 नंबर का VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले ये चाणक्य की अर्थशास्त्र, क्या है जी? चाणक्य का अर्थशास्त्र। आपसे पूछ दे कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है, तो चाणक्य ने लिखा है या फिर विष्णुगुप्त ने लिखा है या फिर कौटिल्य ने लिखा है। ठीक है, तो उनकी जो अर्थशास्त्र है उसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। समझ में आया? वो जो अर्थशास्त्र है यानी कि एक सेपरेट किताब है, ये विषय सब्जेक्ट नहीं, इकोनॉमिक्स विषय नहीं समझ लेंगे, वो अर्थशास्त्र है, उसमें जानकारी किसकी मिलती है? तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा मेगास्थनीज जो यूनान का राजदूत था, पूरा इतिहास जब पढ़िएगा तो इसके बारे में जानिएगा, थोड़ा अभी मोटा मोटा जान लीजिए। उसकी एक पुस्तक थी इंडिका, जब इसके दरबार में आया था, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो उन्होंने एक इंडिका पुस्तक लिखी थी और इस इंडिका में मौर्य वंश के बारे में जानकारी दिया। तो इंडिका जो है किसका स्रोत हो गया? मौर्य वंश के बारे में जानकारी का स्रोत हो गया। इसके अलावा मुद्रा राक्षस, ठीक है, ये पुस्तक के नाम है, किसकी है? विशाख दत्त की एक पुस्तक थी मुद्रा राक्षस। इसमें भी किसकी जानकारी मिलेगी? तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, मेन पॉइंट है। बौद्ध साहित्य में भी इसकी जानकारी मिलेगी, किसकी? मौर्य वंश की। बौद्ध साहित्य में बहुत ऐसे साहित्य है, जैसे में एक तो यहाँ पे अंगुत्तर निकाय है, तो उसमें इसकी जानकारी नहीं मिलती है मौर्य वंश के बारे में, बाकी बौद्ध साहित्य है उसमें मिलती है। पौराणिक जो ग्रंथ है, यानी कि पुराण कितने हैं? 18 पुराण है ना, तो उन पुराणों में, सब में नहीं, कुछ में ही, जैसे में किस पुराण में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है? विष्णु पुराण में लिखवाए हैं उस दिन, याद है ना? विष्णु पुराण में जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, एक दिन लिखवाए थे इसको। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो इतना आपको याद कर रखना है, मौर्य वंश के स्रोत, साहित्यिक स्रोत। ठीक है, अब इसमें हम आगे मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बात करेंगे। याद रखना है, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे जहां से शासन व्यवस्था को चलाया जाता था। यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र था मगध, एक जगह से बैठे बैठे जो है शासन को नहीं चलाया जा सकता था, इसलिए 5 केंद्र थे, जिसमें राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे में अभी राजधानी कैसे है? कहाँ? दिल्ली सेंट्रल। तो उसी तरह से पाटलिपुत्र राजधानी थी उस समय की, और 4 प्रांतीय केंद्र थे। तक्षशिला, ठीक है, ये पूर्वोत्तर में पड़ गया, उज्जैनी, तोसली, और इसके अलावा सुवर्णगिरी, यानी कि सोने का पहाड़ इसका अर्थ होता है, ये कर्नाटक में था। यहां से जो है शासन व्यवस्था को चलाया जाता था। इन सब का उल्लेख अशोक करता है अपने एक अभिलेख में। ओके बा? साम्राज्य में संचालन जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। यानी कि नदियों के द्वारा भी जो है आवागमन का काम होता था, और स्थल के द्वारा यानी कि भूमि के द्वारा भी। ठीक है, प्रशासन में ही ध्यान रखेंगे। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका। पूछता है एग्जाम में, मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों संचालन के लिए एक समिति, अब उन्होंने जो इंडिका में लिखा, क्या लिखा इंडिका में? कि सैनिक गतिविधियों को, सेना को चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, संचालन के लिए एक समिति थी, और उसका 6 उप समिति था। ठीक है, एक समिति और 6 गो उप समिति था उसका।
इसका उल्लेख मिलता है। कौन करता है इसका उल्लेख? मेगास्थनीज करता है, याद रखेंगे। पहली का काम क्या था? पहला का काम था नौसेना का संचालन करना। नौसेना समझ रहे हैं ना? नौसेना यानी कि जल सेना, जो सेना जो है जल के माध्यम से जाती है या फिर फाइट करती है। तो एक था नौसेना। दूसरा का काम था यातायात और खान पान का संचालन करना। अब देखिए सेना जो है लड़ाई में जा रहा है, चाहे लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए क्या होता है कि खान पान उसको पहुंचाया जाता है ना। आर्मी में भी क्या है कि जो बॉर्डर पे लोग लगे हैं या फिर कभी जंग छिड़ जाती है, आक्रमण होता है, युद्ध होती है, उस समय क्या होता है बाकी को लगाया जाता है कि जो सैनिक लड़ रहा है उसके लिए क्या किया जाए, खान पान यातायात के कुछ साधन जो है वहां तक पहुंचाया जाए। तो बहुतों का काम वैसा था आर्मी में। आगे देखिए तीसरी का काम था पैदल सैनिकों का संचालन करना। पैदल सेना यानी कि आर्मी को लेकर के चलता था, तीसरी उप समिति थी। चौथी का काम क्या था जी, याद रखना है, अश्वारोही, घोड़ा का संचालन करना। घोड़ा अश्वारोही यानी कि जो सैनिक घोड़ा से चलते थे, घोड़सवार थे। उसी तरह से पांचवें का काम था रथारोही, यानी कि उसमें भी रथ वाली जो सेना होती थी, रथ लेके चलता था, उसका संचालन करता था। और छठी का काम क्या था? हाँ, हाथियों का संचालन करता। ठीक है, जो हाथी सेना थी, हाथी सैनिक, जो हाथी पर सवार होकर के जो सैनिक युद्ध करते थे, उसका संचालन का काम करता था। इस तरह से कितने उप समिति थी? 6। और दूसरी उप समिति का काम था कुछ सामान को जगह जगह पहुंचाने के लिए, जैसे में हथियार हो गया तो लेकर के वहां तक पहुंचाना, उसके लिए बैल का बंदोबस्त करना। फिर अगर उसमें कोई जानवर है, जैसे में कि सेना में तो हाथी है, घोड़ा है, ये सब है ना, तो उसको कुछ चारा वारा का व्यवस्था होना चाहिए खाने पीने के लिए। तो चारे का प्रबंध जो है इसकी उप समिति, जो दूसरी उप समिति थी, वो करता था। ऐसा थोड़े है कि घोड़ा ले लिए, हाथी ले लिया, चल गए युद्ध करने। भाई उसका खाने का इंतजाम तो होना चाहिए घोड़ा के, एक ही दिन थोड़े लड़ा जाएगा युद्ध। तो ये वहां की प्रशासनिक इकाई थी। आगे देखिए सतवाहन। ठीक है, सतवाहन वंश भी रहा एक। तो उसका शासन कहाँ तक था? मध्य यानी कि बीच भारत में, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मध्य भारत और पश्चिम भारत में उनका शासन था। पश्चिम भारत किधर हो गया सर? इधर, इस इलाका की तरफ जो है इसका शासन था। किसका? किसका? सातवाहनों का पूछता है एग्जाम में। शक जो वंश था, शकों का शासन कहाँ था? पश्चिमी उत्तर, पश्चिमी उत्तर इसको बोलेंगे। और पश्चिम में, पश्चिमी उत्तर यानी कि इस कोना में समझ लीजिए, उत्तर और पश्चिम की कोना में, यहाँ पर इनका शासन था। और इसके अलावा पश्चिम में, पश्चिम का कुछ इलाका था। यूनानी स्रोतों के अनुसार, किस स्रोत के अनुसार? यूनानी, याद रखेंगे। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास कितने? 6 लाख पैदल सेना, यानी कि आर्मी 6 लाख थी। इसके अलावा 30,000 घोड़सवार थे। ठीक है, और 9,000 हाथी थे। ये जो है यूनानी कहता है। कुषाण शासकों का क्षेत्र, शासकों का क्षेत्र पश्चिमी उत्तर भारत, यानी कि पश्चिम और उत्तर वाला भारत, यानी कि किधर, कौन सा इलाका पड़ जाएगा? राजस्थान की तरफ, ये कोना। ठीक है, पश्चिमी उत्तर भारत था। कुषाणों का इतिहास, अब देखिए उसका कोई साक्ष्य नहीं, कोई इतिहासकार जो है कैसे लिखा है उसको। कुषाणों का इतिहास अभिलेख और साहित्य के माध्यम से लिखा गया। किसके माध्यम से? उसके साहित्य के द्वारा, और जो अभिलेख मिला उसी के अनुसार इसका इतिहास, किसका इतिहास? कुषाण का इतिहास लिखा गया। कुषाणों के सर्वोत्तम प्रमाण उसके सिक्के, कि कुषाण भी एक शासक था भारत में, इसका प्रमाण किससे मिलता है? तो उसका एक सिक्का था, सिक्का है या फिर मूर्ति, ये दोनों से जो है उसका प्रमाण मिलता है कि भारत में एक समय था जब कुषाणों का शासक था। अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि सर कुषाणों का जो शासन क्षेत्र था, जहाँ पे वो शासन करता था, ये पश्चिमी उत्तर बता दिए, फिर यहाँ पर ये भी बता दिए। तो इस सब का टाइम पीरियड, समय जो है अलग अलग है। ओके, यूपी, उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास माट की एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की मूर्ति मिली है। ये पहला ऐसा शासक था जो, जितने भी इसमें शासक होते थे, पहला ऐसा वंश था जिसमें जितने भी शासक होते थे सबका मूर्ति लगता था। अफगानिस्तान के देव स्थान से मिली मूर्ति से इतिहासकारों का, यानी कि अफगानिस्तान में भी एक मूर्ति मिला शासक का। ठीक है, और उसके माध्यम से जो इतिहासकार थे वो क्या माना कि कुषाण शासक जो है अपने आप को
देव तुल्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, यानी कि कुषाण शासक अपने आप को क्या बताना चाहते हैं, देव तुल्य, यानी कि हम देवता के समान हैं। ठीक है, ऐसा इतिहासकार जो है अनुमान लगाया है। कुषाण शासकों का नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि, कुषाण शासक जो थे अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि, देवपुत्र, नाम से पहले देवपुत्र फलना, ये जो है उपाधि लगाते थे। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये उपाधि कहां से प्रेरित होंगे, कहां से लिए, तो चीनी जो शासक था, चीन के जो शासक था, वो सब अपने नाम से पहले स्वर्गपुत्र लगाते थे, तो उसी से ये प्रेरित होकर के कुषाण शासक अपने नाम से पहले क्या लगाते थे, देवपुत्र लगाते थे। याद रखना है, देवपुत्र कौन लगाते थे, तो कुषाण शासक लगाते थे। यहां तक ठीक है। याद रखा, लोग को अब डर हो गया है कि लड़का सब सेफ नहीं है, सच में सेफ नहीं है लड़का सब अब। चलिए हो गया जी, इसमें देखिए हाँ बहुत ज़्यादा ड्राम नहीं रखना है घर में। चलिए देखिए, गुप्त शासकों का इतिहास, किस वंश का, गुप्त वंश के संस्थापक थे श्री गुप्त। ठीक है, इसको लिख लिए हैं श्री गुप्त। ठीक है, श्री गुप्त था, और इसका इतिहास जो है साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। याद रखना है, गुप्तों का इतिहास किससे लिखा गया, साहित्य, लिटरेचर, किताब के माध्यम से, सिक्कों के माध्यम से, या फिर अभिलेखों के माध्यम से इसका इतिहास जो है तैयार किया गया। आगे बताएंगे समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना, लेकिन ऐसा न है। नेपोलियन कौन था, तो नेपोलियन जो था यूरोप का एक महान शासक था, बहुत बड़ा शासक, लेकिन उससे तुलना की जाती है कि यूरोप का जो नेपोलियन था वो शासक था, उससे तुलना इसको कर दिया गया समुद्रगुप्त को। लेकिन वास्तव में अगर सही देखा जाए तो नेपोलियन जो था वहाँ का, वो कितना युद्ध हारा हुआ था, और उससे ज़्यादा ताकतवर ये समुद्रगुप्त था, यानी कि एक भी अपने जीवन में एक भी युद्ध को हारा नहीं था। लेकिन ऐसा कहा जाता है, उल्टा बना दिया, जो भी इतिहासकार थे वो यूरोप के पक्ष में चले गए, इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया, इनको तुलना कर दिया गया किन से, नेपोलियन से, यानी कि इन्हें क्या भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन मतलब समझ रहे हैं, नेपोलियन को इसमें जो है सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली बता दिया गया, लेकिन नेपोलियन वास्तव में इससे श्रेष्ठ न था। ये एक भी युद्ध नहीं हारा था, लेकिन नेपोलियन युद्ध, बहुत ऐसा युद्ध था जिसमें वो हार गया था। ठीक है, खैर वो अलग की बात है। आगे देखिए, तो इसमें हम ध्यान क्या रखेंगे कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसको लिखिए, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्वेश्चन है ये, कहा जाता है कि किस गुप्त को किस शासक को या फिर किसे जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो किसको, समुद्रगुप्त को। अब सुनिए, समुद्रगुप्त इस गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। सबसे शक्तिशाली राजा कौन था गुप्त वंश का, समुद्रगुप्त था। एक भी युद्ध नहीं हारा था। इसका एक राजकवि था हरिसेन, याद रखना है, इंपोर्टेंट है, कौन था, हरिसेन। और हरिसेन की रचना थी प्रयाग प्रशस्ति। क्या थी, प्रयाग प्रशस्ति। इसमें, इस रचना में इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की चर्चा की। किसकी, इलाहाबाद, हाँ, अभिलेख स्तंभ की चर्चा किसमें, प्रयाग प्रशस्ति में किया। आपसे पूछ दे कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की चर्चा जो है किस अभिलेख में होता है, या फिर किसकी रचना है, या किस पुस्तक में किया गया है, तो प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। ठीक है, किसने लिखा है, हरिसेन। हरिसेन किसके राजकवि थे, समुद्रगुप्त के। किसके थे, समुद्रगुप्त के थे। आगे देखिए, उसने समुद्रगुप्त की तुलना, यानी कि समुद्रगुप्त को क्या क्या कहा, कुबेर कहा, कि धन के देवता जो है पृथ्वी पर कौन है, समुद्रगुप्त है, यानी कि कुबेर है ही। वरुण है, समुद्र का देवता वरुण को कहा जाता है, वरुण भी कहा इनको। देवताओं के देवता है समुद्रगुप्त। यम यानी कि मृत्यु के देवता है समुद्रगुप्त। ठीक है, वैदिक सभ्यता में जब आप पढ़िएगा इसको तो ये पूछता है, ये तो जानते हैं कुबेर धन के देवता है ना, धन की देवी लक्ष्मी। वरुण जो है इस समुद्र के देवता है। किसके, समुद्र के देवता। लिखते चलिएगा देवता, ऑब्जेक्टिव है इसलिए नहीं लिखे हैं कि ज्यादा हो जाएगा। इंद्र क्या है, वर्षा के देवता। क्या है, वर्षा के
देवता। यम जो है मृत्यु के देवता हुए, मृत्यु के देवता, ठीक है, मृत्यु के देवता हो गए। अब देखिए गहपति क्या सर, गहपति जो शब्द था ये छोटे किसान और जमींदार के लिए प्रयोग होता था। अब आ जाएंगे यहाँ की आर्थिक सामाजिक स्थिति में, क्या था, एक शब्द आता है गहपति। तो गहपति का संबंध किससे था, छोटे किसान को कहा जाता था या फिर जमींदार को कहा जाता था। आगे देखिए मनुस्मृति एक ग्रंथ है, मनुस्मृति ये आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि कानून विधि ग्रंथ है। सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ आरंभिक कौन सा है, मनुस्मृति है, जिसको अंबेडकर जी क्या किए, फाड़ फाड़ के एक को पेज करके उसको जला दिए। इसमें जातिवाद की चर्चा की गई है और जो है निम्न जातियों को उसमें बहुत घृणित ऐसी बातें बताई गई है। हर्षचरित संस्कृत में लिखा कनौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। आपसे पूछ दे कि हर्षचरित किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत में है, ठीक है, संस्कृत में है। किसके बारे में लिखा गया है, तो उसमें जो है वहाँ के कनौज के शासक थे हर्षवर्धन, ठीक है। जब आगे हम पढ़ेंगे तो हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे, तो हर्षवर्धन के जीवनी इसमें लिखा गया है। और इसको लिखा कौन है, तो हर्षवर्धन कनौज का जो शासक था हर्षवर्धन, उसका राज कवि था। दरबारी कवि कौन था, दरबारी कवि कह लीजिए या फिर इतिहासकार कह लीजिए, वो था बाण भट्ट। तो बाण भट्ट किसकी रचना की, हर्षचरित की, ठीक है। आपसे पूछ दे कि हर्षचरित की रचना किसने की, तो बाण भट्ट ने की। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इसमें 8 अध्याय है। प्रथम अध्याय में अपने बारे में चर्चा करता है, दूसरे अध्याय में जो है जब उससे मिलता है उसके बारे में चर्चा होती है, राजा से उसको बुलावा भेजता है आने के लिए, जाने की इच्छा उसको नहीं होती है, तब भी जो है राजा का आज्ञा मान करके जाता है, उसमें उसका अच्छा से प्रबंध राज्य में होता है, फिर वहीं पे वो रह जाता है। आगे देखिए ईस्वी के आरंभिक शताब्दी, कब, ईस्वी के आरंभिक शताब्दी में ही भूमि दान के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि वहीं से शुरू हो गया कि लोग जो है भूमि एक दूसरे को दान में दे देते थे। एक प्रभावती गुप्त, ठीक है, प्रभावती गुप्त कौन थी जी, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। नाम क्या था, प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत की एक सबसे महत्वपूर्ण शासक थी। किसकी पुत्री थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जो शासक बनी थी। कौन, प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त का विवाह दक्कन के पठार के वकाटक, कौन, वकाटक परिवार में हुआ था, ठीक है। दक्कन के पठार के वकाटक परिवार में किसका विवाह हुआ, प्रभावती गुप्त का हुआ। किसकी पुत्री थी प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। आगे देखिए शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंदी यूनानी शासकों ने जारी किया, यानी कि हिंदी यूनानी जो शासक था, विदेशी शासक था, ये जो है हिंद यूनानी शासक, विदेशी शासक, ये जो सिक्का जारी किया था उस पे क्या होता था, अपना शासक की प्रतिमा यानी कि फोटो इस पे लगा होता था और उसका नाम होता था। सबसे पहले जारी कौन किया था, शासक का, राजा का फोटो रहेगा उस पे और उसका नाम रहेगा। इसके अलावा जो समुद्रगुप्त की हम बात किए हैं, तो समुद्रगुप्त जो था ये संगीत प्रेमी था। तो संगीत प्रेमी का प्रमाण भी किससे मिलता है, तो उनका एक सिक्का था जिसपे वो बीना बजा रहे हैं। तो बीना बजाते हुए सिक्कों पर जो है उसका चित्र दिखाया गया है, जिसके अनुमान से यह बताया जा सकता है कि वो क्या थे, संगीत प्रेमी थे या फिर वाद्य यंत्र का उन्हें नॉलेज था। किनको, समुद्रगुप्त को। एक लाइन में इसको लिख लीजिए कि समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी, उसके सिक्कों के आधार पर समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी, समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी, उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए चित्रों से होने का प्रमाण मिलता है। यानी कि वे संगीत प्रेमी थे। ये कैसे पता चला, उसके सिक्कों से चला
सिक्का पर जो है उसका चित्र था और साथ में क्या रखे थे, बीना बजा रहे थे। ठीक है, ऐसा चित्र था उसमें। आगे देखिए, सबसे अधिक सोने के सिक्के जो है कुषाण शासकों ने जारी किया। सबसे ज्यादा सोना के सिक्का कौन चलाया था, कुषाण शासक। और यौधेय जो शासक था, इंपोर्टेंट खास है नहीं, तांबे का सिक्के जारी किया था। कौन, यौधेय शासक। गुप्त शासक जो है सबसे शुद्ध सोना के सिक्का जारी करता है। आपसे पूछ दे, सोना का सिक्का सबसे ज्यादा जारी कौन किया, फिर कुषाण शासक सबसे अधिक ज्यादा, लेकिन सबसे शुद्ध सोना के सिक्का जारी कौन किया, तो गुप्त शासक। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया। आपसे पूछ दे कि अशोक का जो अभिलेख था, अभिलेख किसको बोलते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो किसी भी कठोर वस्तु पर, किसी भी कठोर सतह पर लिखा गया लेख अभिलेख कहलाता है। तो अभिलेख किस पे लिखाएगा, कठोर सतह, या तो पत्थर हो सकता है, या फिर हो सकता है मिट्टी का बर्तन हो सकता है कोई धातु हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अभिलेख बोलेंगे। समझ में आया, किसी कठोर सतह पर लिखी गई लेख को क्या बोलेंगे, अभिलेख बोलेंगे। तो सम्राट अशोक का जो अभिलेख था किस भाषा में था, ब्राह्मणी भाषा में था। ये जो ब्राह्मणी भाषा है ये सभी भाषाओं की मूल लिपि है, सभी लिपियों की मूल लिपि है। जैसे में कैसे सभी भाषा किससे निकला हुआ है, संस्कृत से निकला हुआ है, उसी तरह से जितने भी लिपि है, आज देवनागरी वगैरह है हम लोग पढ़ते हैं इसमें, तो ये सब लिपि जो है किससे निकला है, ब्राह्मणी लिपि से निकला है। ठीक है, अब जेम्स प्रिंसेप 1838 में अशोक कालीन ब्राह्मणी लिपियों का अर्थ निकाला। अशोक कालीन यानी कि अशोक के समय की जो अभिलेख था, ठीक है, अशोक के समय जो अभिलेख था उस पे जो ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई थी उसका अर्थ निकालने का काम कौन किया, जेम्स प्रिंसेप। कब किया, और यही जो है अभिलेखों की खोज की थी ना। ठीक है, आगे मूल लिपि ब्राह्मणी था। ठीक है, आगे देखिए, इसमें कुछ छोड़ दिए हैं, सुन लीजिए इसमें। अब सम्राट अशोक के बारे में थोड़ी सी इसमें बात है, जैसे में कलिंग युद्ध के बारे में। ठीक है, जब कलिंग युद्ध कब होता है, सुन लीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। कलिंग युद्ध जब वो शासक बनता है, यानी कि राजगद्दी पर जब बैठता है, उसके लगभग 8 वर्ष के पश्चात, 8 साल के बाद जो है कलिंग, वर्तमान में उड़ीसा बोलेंगे। ठीक है, तो कलिंग के शासक के साथ जो है उसका युद्ध होता है। 7th क्लास में पढ़े होइएगा, अशोक का शस्त्र त्याग, ऐसे करके कोई चैप्टर है। ठीक है, तो उसके साथ युद्ध होता है, उसमें लगभग जो है लाखों लोग मारे गए थे, और इतना उसमें जो है खून बहा था, रक्तताप को देख करके इनका हृदय पिघल गया, और उसके बाद से जो है अहिंसा के पुजारी बन जाते हैं, युद्ध जो है हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये पूछता है कि अशोक ने अपना शस्त्र त्याग कैसे किया, या फिर कलिंग युद्ध की चर्चा की जाए। उससे पहले जो है सम्राट अशोक ब्राह्मण धर्म को मानता था। ठीक है, किस धर्म को, ब्राह्मण धर्म को मानता था, और मांस मछली खूब खाता था, ऐसे ही लिखना है आपको। लेकिन जब कलिंग का युद्ध होता है तो उसमें जो है बहुत लोग मारे जाते हैं, जिसको देख करके सम्राट अशोक का हृदय पूरा तरह से पिघल जाता है कि इतना लोग मारे गए। कोई उसमें शासक बोल रहे हैं, उसमें कोई सैनिक जो है, पुरुष सैनिक बचा ही नहीं, सबको मार दिया था। अब इसको देख करके उसका हृदय पिघल गया, और हमेशा के लिए वो शपथ ले लिया कि आज के बाद हम युद्ध नहीं करेंगे, और युद्ध को छोड़ करके क्या, धम्म यात्रा की शुरुआत की। किस यात्रा की, धम्म यात्रा, न कि धर्म यात्रा। ठीक है, और उसके बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लेता है, और बौद्ध धर्म के जितने भी तीर्थ स्थल थे वहां पर जा करके ही घूमते हैं। तो इसकी चर्चा है इसमें, जो छूट गया था। आगे इसमें कुछ खास है नहीं। हाँ, इसके बाद है कि अशोक को जो है किन किन नामों से जाना जाता है, याद रखिएगा, इसको लिख भी सकते हैं। अशोक को उसके अभिलेखों के अनुसार देवानाम प्रिय, और किसे कहा गया, देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय लिख लीजिए। हाँ, देवानाम प्रिय यानी कि देवताओं का प्रिय। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, देवताओं का प्रिय, सबसे प्रिय, देवताओं का जो प्रिय हो उसे क्या कहा गया, देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय, या फिर कहीं कहीं पे प्रिय लिखा हुआ है, इसमें प्रिय है। ठीक है, यानी कि देवताओं का प्रिय, या फिर
दूसरा है पियदसी, ठीक है, पियदसी, लिख लीजिए पियदसी, पियदसी, लसी न दसी लिखिएगा, पियदसी। पियदसी का अर्थ हो जाता है जो देखने में प्रिय लगता हो, सुंदर लगता हो, ठीक है, जो देखने में सुंदर लगता हो, इसको लिख लेंगे, जो देखने में सुंदर लगता हो, उसको क्या बोला गया? पियदसी। किसको बोला जा रहा है? अशोक को। अशोक को देवानाम प्रिय, यानी कि देवताओं को प्रिय जो है कौन है? अशोक है। पियदसी यानी कि जो सुंदर, देखने में सुंदर लगे, ठीक है, ये कहा गया। बस इसमें कुछ ज़्यादा अब खास है नहीं, और ये चैप्टर इसी तरह से होता है आज समाप्त, चैप्टर 2, ठीक है। जो मेन पॉइंट था आपको शॉर्टकट में बता दिए, बाकी आप लोग घर पे किताब पढ़िएगा। ओके बा।